हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स 10। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 5 सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के लेसन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। इंग्लिश एजुकेशन हेल्प इन स्प्रेडिंग न्यू थॉट्स, आइडियाज़, फिलॉसफी अमॉन्ग इंडियंस एंड हेंस इट चेंज सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो उसके वजह से क्या हुआ, हम आम हिंदुस्तानियों का जो ख्यालात है, आइडियाज़ है, फ़िलासफ़ी में काफ़ी चेंजेस आने लगा। हम वेस्टर्न कल्चर को थोड़े एक्सेप्ट करने लगे, अपनाने लगे, और इसके वजह से क्या हुआ, रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल जो चेंजेस हमें सोसाइटी में दिखने लगी। Educated Indians became aware that backwardness of India is due to superstition, casteism, old customs, class system। मतलब जो educated Indians थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, उनको पता चला कि हमारा इंडिया इतना पीछे क्यों है। ये क्यों था? सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। हम बोले ना, काफ़ी अंधविश्वासी लोग थे नहीं, आज भी है। गाँव में सब अभी भी बहुत सुपरस्टिशंस चलते हैं। कास्टिज्म, हम बहुत जात पात के मामलों में बहुत उलझे रहते थे, आज भी उलझे हुए हैं। ओल्ड कस्टम्स, लेकिन बहुत हद तक हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ पार्ट बोलते हैं ना, एक कम से कम 5 to 10% लोग आज भी ये कास्टिज्म में बिलीव करते हैं, अंधविश्वास में बिलीव करते थे। ओल्ड कस्टम्स, क्लास सिस्टम से सब बहुत होता था। मतलब ब्राह्मण्स लोग खुद को भगवान के तुलना, जैसे मतलब उनको ऐसा लगता था कि उनका कास्ट सबसे बड़ा है, तो वो अपने आप को भगवान ही समझते थे, और उसके वजह से क्या होते थे, जो दूसरे लोगों को पे वो जुल्म उठाते थे। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत वैसा मतलब ना, उनका एक मेंटालिटी वैसा था कि हम ब्राह्मण से तो हमारा दर्जा जो है वो भगवान के बराबर है। और बहुत ओल्ड कस्टम्स, बहुत पुराना जो रीति रिवाज है ना, जो अभी तो बहुत हद तक बोलेगा ना 90% तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन फिर भी आज कुछ अंदर गांव में बहुत अंदर वो सब कस्टम्स को वो लोग अभी भी फॉलो करते हैं, अभी भी वो लोग उस कस्टम्स के लेके चलते हैं। तो ये सुपरस्टिशंस मतलब ये, और हमारा इंडिया इसी वजह से एजुकेटेड इंडियंस लोग समझ पाए कि हम इंडिया जब तक ये सुपरस्टिशंस, कास्टिज्म और ओल्ड कस्टम से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारे इंडिया को हम प्रोग्रेसिव लेवल में लेके नहीं जा सकते। और आज हम उस मामले में बहुत कामयाब भी हो गए, क्योंकि अभी बहुत कम लोग ये सब चीज़ों को मानते हैं। बड़े शहरों में तो बोलते हैं तो टोटली ऐसे ख़त्म ही हो गया, लेकिन कई गाँवों में, पिछड़े गाँवों में सब ऐसे लोग अंधविश्वास पे सब अभी भी विश्वास करते हैं। न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो जो नया सोसाइटी बना, मतलब जब इंडियंस, एजुकेटेड इंडियंस पढ़ लिख कर ये आगे बढ़ने लगे, तभी उनको पता चला कि ये कास्टिज्म में कुछ भी नहीं रखा है, ये ओल्ड कस्टम, सुपरस्टिशन में सब कुछ रखा नहीं है। जो भी हमें करना है वो इंसानियत को इम्पोर्टेंस देना है, सबको एक जैसा मानना है, और सबको फ्रीडम होना चाहिए अपनी बात आगे रखने का। तो ये चीज़ नया सोसाइटी को फॉर्म होने में हेल्प होने लगा। To solve various problems in society, educated thinkers came forward and started social awareness through their writings। तो ये जो अपना सोसाइटी जो भी प्रॉब्लम्स फेस करता है, तो उसके लिए क्या हुआ, जो भी पढ़े लिखे थिंकर्स थे, ज्ञानी लोग थे, वो लोग आगे आने लगे, और उन्होंने सोचा कि हम इस सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। हाँ, मतलब अपना प्रवचन देके, या कुछ भाषण देके, या राइटिंग्स थ्रू, मतलब लिख के, कोई बोलते हैं ना न्यूज़पेपर थ्रू, या कुछ ऐसा न्यूज़पेपर थ्रू या किसी थ्रू भी हम अपने लोगों में एक अवेयरनेस ला सकते हैं, एक जागरूकता ला सकते हैं, ताकि लोग समझें कि हमें अभी इंसानियत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबको एक जैसा दर्जा, भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया था, वो तो हम इंसानों ने ही उसे बोलते हैं ना डिवाइड किया, उससे अलग अलग किया। तो हमारा एक ही ये होना चाहिए कि हम इंसानियत को सबसे आगे रखना चाहिए। धर्म, ये जाति, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही ह्यूमैनिटी को और इक्वालिटी को अच्छे से लोगों में फैलाने के लिए
कुछ एजुकेटेड लोग आगे आने लगे। दिस इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन सोसाइटी, उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन रिनाइंसेंस। अभी इसी चीज़ को इंडियन रिनाइंसेंस मतलब कैसा इंडिया धीरे धीरे चेंज होने लगा, कैसा इंडिया में बदलाव आने लगा, लोगों के सोच में बदलाव आने लगा, लोगों के प्रवृत्ति में बदलाव आने, उनके एक्शंस में चेंजेस आने लगे, कैसे एजुकेशन के थ्रू। और जो एजुकेटेड लोग हैं उन लोग सामने आए, वो लोग सामने आए और लोगों में एक अवेयरनेस की भावनाएं, मतलब सोशल चेंजेस की भावनाएं उनमें शुरुआत हो गई। एरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, अभी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? अभी ब्रह्मो समाज, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से ये शुरुआत कैसे हुआ। इट वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828 में। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज का ये क्या बोलते ना शुरुआत किया था। ही न्यू मेनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन। राजा राम मोहन रॉय एक हिंदू होके भी वो दूसरे रिलीजन के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते थे। उनको बाकी लैंग्वेजेस भी बहुत सारे आते थे और उनको दूसरे रिलीजन्स के भी बारे में काफ़ी डीप नॉलेज था, अच्छा खासा वो दूसरे रिलीजन के बारे में भी जानते थे। मोनोटिज्म, कास्ट, क्लास इक्वालिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स व प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मो समाज। मतलब हमारे एक के बारे में और इसमें पहला है ब्रह्मो समाज। ये किसने शुरुआत किया था? राजा राम मोहन रॉय इन द ईयर 1828। मतलब ब्रह्मो समाज का जो शुरुआत है, वो जो संस्था जो है ब्रह्मो समाज का, वो उसका शुरुआत राजा राम मोहन रॉय यानी ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मा स्वराज समाज। और वो कब किया था? 1828 में किया था। ही न्यू मेनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन। राजा राम मोहन रॉय एक हिंदू होकर भी उसे बहुत सारे लैंग्वेजेस भी आते थे और बहुत सारे रिलीजन के बारे में उनका डीप नॉलेज था। उन्हें सब रिलीजन्स के बारे में पता था, क्योंकि वो हर रिलीजन को क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट देते थे, सब रिलीजन को सिमिलरली कंसिडर करते थे। मोनोटिज्म, कास्ट, क्लास इक्वालिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स व द फॉलोइंग वे ऑफ प्रेयर्स व द प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मो समाज। ये याद रखना है, क्या था उसका प्रिंसिपल, क्या था, मतलब उस समाज का मेन एम क्या था। मोनोटिज्म मतलब एक ही ईश्वर को मानना चाहिए। कास्ट बोलेगा तो जाति, कास्ट एंड क्लास बोलेगा तो जातिवाद, मतलब सब क्लास हो, कौन सा भले ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी जितने सारे कास्ट और क्लास होते हैं सब इक्वल, मतलब वो सब एक ही है। ये सब इंसान ने बनाया, भगवान ने कोई क्लास और कास्ट बना के नहीं भेजा, कोई जाति या धर्म बना के नहीं भेजा, वो सब इंसानों ने बनाया हुआ है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स, यानी बहुत सारे बोलते हैं ना पूजा पाठ ओवर होता है, कभी कभी बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास हो के बहुत सारा पूजा इसमें करते हैं और उसके लिए वो लोग बोलते हैं ना जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। और कोई कोई यहाँ पे तो इंसानों को भी मार डाला। कोई बोलेगा कि कोई बोलते हैं ना गुरु, उनका कोई भी पूजा करने वाला इंसान बोले कि आपको बहुत पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, इसके लिए आपको इसको मारना पड़ेगा, तो वो लोग इंसान लोग इतना अंधविश्वास करके वो भी हरकतें करते हैं। मतलब गाँवों में ये सब ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अब तो बहुत हद तक बहुत रुक गया है, लेकिन फिर भी है कुछ पोर्शन में, कोई गाँव में कोई जगह में ये सब होता रहता है। तो ये सब जो है ना अनवांटेड रिचुअल्स, उसको प्रोटेस्ट करते थे। और फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स, सिर्फ प्रेयर पे ध्यान देना है हमें, सिर्फ बोलते हैं ना मन से भगवान को प्रे करना है, बस उसी चीज़, दैट वेर द प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मो समाज। ही ऑपोज सती प्रैक्टिस चाइल्ड मैरिज, यानी छोटे पहले के ज़माने में, इवन अभी भी शायद राजस्थान ऐसे 10 साल 8 साल की उम्र में लड़कियों को शादी कराया जाता है, तो उस चीज़ को वो अपोज करते हैं, मतलब उसके खिलाफ थे। सती प्रैक्टिस भी मैंने गए चैप्टर में आपको बताया था कि कोई लड़की हो, अब उसका पति मर गया हो, तो उसी चिता में पत्नी को भी खुद जाना पड़ता था। तो ये सब चीज़ सिस्टम को राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज थ्रू ओपन करके उसने ये सब सिस्टम को उसने अपोज किया, मतलब वो उनके खिलाफ थे। राजा राम मोहन रॉय पर्दा कोई अभी भी बहुत जगह पे है कि पर्दा डालते, चेहरा पूरा ढक दिया जाता है। मुसलमानों में भी आजकल देखा है ना, पर्दा भी बहुत रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रहा है, स्कूल्स में पर्दा पहन कर ही वो जाएंगे। जो सब चीज़ों को बोलते हैं ना, पहले से ही लोग अपोज करते थे कि ये सब चीज़ें मत किया करो।
तो लेकिन आज भी कुछ कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने चालू किए। अभी उसके लिए कितना बड़ा विवाद हो रहा है कि लड़कियों को, क्या मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस लिए इनको पर्दा चाहिए। आज इतना हम 21st सेंचुरी में रह के भी ये पर्दा सिस्टम्स क्यों, पर्दा हो, बुर्का हो, हिजाब हो, जब तुम स्कूल में जाते हो तो सब यूनिफॉर्मिटी रहना चाहिए। अगर स्कूल ने कहा है कि तुम्हें यूनिफॉर्म पहना है तो यूनिफॉर्म ही पहन कर आना चाहिए। क्यों इसके लिए हम दूसरा कुछ अपना रिलीजियस कॉस्ट्यूम्स डालें। तो ये सब चीज़ को अभी से नहीं, पहले से ही जो हमारे पुराने इंटेलेक्चुअल्स थे, ज्ञानी लोग थे, वो लोग अपोज करते थे, पहले से ही उसका विरोध करते थे। प्रमोटेड विडो रीमैरिज, मैंने कहा ना, पहले ही बचपन से ही लड़कियों को 8-10 साल में ही लड़कियों की शादी करते थे। अभी समझो थोड़ा 15 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, समझो कुछ एक्सीडेंट वाइज या किसी भी कारण से वो उनका हस्बैंड का देहांत हो जाता है तो फिर उनको एकदम समाज से दूर रखा जाता है। उनको एक काली कोठरी दिया जाता है, उनका अलग सा खाना, उनको कोई भी फंक्शंस में अलाउड नहीं किया जाता है आने के लिए। तो इसके वजह से क्या हुआ था, मतलब वो बोलते हैं ना, उनको एक जेल जैसा, जेल भी नहीं बोल सकते, जेल से भी बदतर ज़िंदगी उनको जीना पड़ता था। तो इसके लिए राजा राम मोहन रॉय ने प्रमोट किया था कि लड़कियों की शादी वापस से कराया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फीमेल एजुकेशन में काफ़ी उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था, उन्होंने फीमेल एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रह्मो समाज हमेशा मोस्टली पेपर में इसके शॉर्ट नोट्स पूछते जाते, तो पहले याद रखने का कि ये राजा ब्रह्मो समाज वाज फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज वाज राजा राम मोहन रॉय इन द ईयर 1828। वो सब रिलीजन्स को मानते थे और बहुत सारे लैंग्वेजेस उन्हें आता था। वो कास्टिज़म और क्लास में इक्वालिटी लाना चाहते थे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिचुअल्स, यानी बेतुके जो बोलते हैं ना, पूजा कर्म, ये सब पे हमेशा वो प्रोटेस्ट करते थे। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। फीमेल एजुकेशंस को प्रमोट किया था। फिर पर्दा, सती प्रैक्टिस, इसको सब उन्होंने बैन करने के लिए बोला था। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है उसका फाउंडर कौन था? राजा राम मोहन रॉय। पब्लिक अवेयरनेस थ्रू न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी, मतलब वो लोगों में एक अवेयरनेस लाने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर भी ये किया। न्यूज़पेपर थ्रू वो लोगों में एक अवेयरनेस, मतलब जागरूकता लाने का कोशिश किया था, और उस न्यूज़पेपर का नाम था संवाद कौमुदी। तो ये इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट्स याद रखना है, फिर यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तुम अपने वर्ड्स में वो लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मो समाज मोस्टली पूछा जाता है इसके लिए शॉर्ट नोट्स में या ब्रीफ आंसर्स में पूछा जाता है। तो उसका क्या क्या अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय, किस चीज़ के अगेंस्ट थे और किस चीज़ के फेवर में थे, वो तुम उसका लिख के बता सकते हो। उसके बाद आएगा प्रार्थना समाज। इट वाज एस्टैब्लिश बाय दादोबा पांडुरंग तरहाड़कर इन 1848 मुंबई में दादोबा पांडुरंग तरहाड़कर ने उसको, ही वॉज द फाउंडर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ये प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग थे, जो उनके भाई थे। और बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स ने इस प्रार्थना समाज में अपना नाम एनरोल किया था, जो इसमें इजीली पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो इस समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, कुछ अच्छा काम करना चाहते थे। इसलिए बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स हैं, यानी कॉलेज के जो लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, उन्होंने इसमें एनरोल किया था अपना नाम। और इसका प्रिंसिपल्स क्या था, मतलब किस लिए ये बनाया था, ये समाज जो था वो क्या सुधारण, अपना समाज में क्या सुधारक लाने के लिए बनाया था। ऑपोजिशन टू आइडल वर्शिप, मोनोटिज्म, ऑपोजिशन ऑफ रिचुअल्स, देखो सेम है जैसा ब्रह्मो समाज के जैसा ही है। देखो ऑपोजिशन टू आइडल वर्शिप्स, आइडल मतलब जो मूर्तियाँ हैं उसको वर्शिप न करके ज़्यादातर खुद ही अपना कर्म अच्छा करो। इसमें सब नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, जिसे करना है वो कर भी सकते हैं, लेकिन उसका गलत यूज़, मिसयूज़ मत करो। एक ही देवता देवी को ये करो, पूजा करो। ऑपोजिशन ऑफ रिचुअल्स, बोलते ना अनवांटेड रिचुअल्स, जिससे बोलते ना दुनिया को तकलीफ़ हो, दूसरों को तकलीफ़ हो, ऐसा कोई भी पूजा पाठ मत करो। कोई रिचुअल्स मतलब पूजा पाठ, वैसा रिचुअल्स मत रखो जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। समझा, जो भी रिचुअल करो उससे लोगों का भला होना चाहिए, सोसाइटी का भला होना चाहिए, देश का भला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचाए या किसी का
दर्द देकर हमने रिचुअल करके कोई फ़ायदा नहीं। इंस्टेड स्ट्रेस्ड ऑन डिवोशन एंड प्रेयर, उसने ज़्यादातर उसको डिवोशन और प्रेयर पे बोला प्रेयर करो, बोलते ना एक हम अकेले ही बैठ के मन में ज्ञान ये करने के बोलते ना, तो हमारे में एक अलग सा पावर आ जाता है, तो वो प्रेयर में इम्पोर्टेंस दो बोला। स्टार्टेड ऑर्फनेज, नाइट स्कूल फॉर वर्कर्स, वुमेन्स एजुकेशन सोसाइटीज़ फॉर दलित्स। कि क्या स्टार्ट किया था इनका ये समझ नहीं, ऑर्फनेज मतलब अनाथ आश्रम, जहाँ पे जिसके माँ बाप नहीं हैं तो उनके लिए अनाथ आश्रम बनाया था। नाइट स्कूल फॉर वर्कर्स, जो लोग सुबह को नहीं जा सकते, मतलब बहुत लोग होते हैं ना जो काम भी करते हैं, बड़े लोग रहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, जो लोग काम करते हैं लेकिन उनको पढ़े लिखे नहीं रहते, लेकिन उनको रहता है कि मन में कि मुझे भी पढ़ना है, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने नाइट स्कूल चालू किया था। वुमेन्स एजुकेशन में को काफ़ी प्रमोट किया था। और दलितों के लिए, दलित मतलब एकदम दलितों को हमेशा हमारे सोसाइटी में नकारा जाता है, मतलब उनके हाथ से उनका घर में जाना नहीं जाते, उनके हाथों से पानी नहीं पीना, तो उनको हमेशा बोलते हैं ना पीछे रखा, बैकवर्ड कम्युनिटी बोलते हैं उनको, तो ऐसा रखा जाता है। लेकिन उनके लिए एक सोसाइटी उन्होंने क्रिएट किया। महर्षि विट्ठल रामजी एस्टेब्लिश डिप्रेस क्लास, विट्ठल रामजी एस्टेब्लिश डिप्रेस क्लासेस मिशन टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम, मतलब एक मिशन उन्होंने बनाया जिससे जो सोशल प्रॉब्लम्स है, जो पीछे एकदम बोलते हैं ना दलित लोग हैं, जो पीछे वर्ग के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने डिप्रेस क्लासेस मिशन चालू किया ताकि उनका सोशल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकें। तो ये था प्रार्थना समाज के बारे में। आई होप आपको जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ आया होगा, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।